नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल विवेकानंद में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 8 है ये। बाकी चैप्टर्स हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो उसकी वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये चैप्टर में है क्या। ठीक है, तो मांसपेशीय गति विज्ञान एवं खेलकूद, इसका अर्थ क्या है कि आखिरकार जो मांसपेशियां हैं ना, किस तरीके से होती हैं हमारी, कैसे वर्क करती हैं, और जो हमारे अंदर जो गति होती है ना, उत्पन्न कैसे पैदा होती हैं, तथा खेलकूद में इसकी क्या भागीदारी होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम कुछ टॉपिक्स हैं जो देख लेते हैं। आखिरकार कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा है प्रपेक्ष्य तथा अपरपेक्ष्य से क्या आखिरकार जो प्रभावित करने वाले इसके कारक होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। न्यूटन के जो नियम है ना, इनके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। आखिरकार जो न्यूटन का तीसरा नियम, पहला, दूसरा और तीसरा नियम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे सही से। उसके बाद में हम तीसरा टॉपिक हमारा है खेलों में वायु गति तथा सिद्धांत, इसके बारे में पढ़ेंगे। आखिरकार जो खेल होता है ना, उसके दौरान जो बच्चे होते हैं, किस तरीके से आखिरकार इनका खेलों में रुचि कैसी होती है और किस तरीके से अपना प्रदर्शन और अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और चौथा टॉपिक हमारा है घर्षण एवं खेलकूद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि आखिरकार जो घर्षण होता है ना, इसके बारे में डिफाइन करेंगे आखिरकार है क्या ये, और इसके हम लाभ और हानियां भी जानेंगे कि आखिरकार जो लाभ होती है ना, ये कौन कौन सी होती है, और इसकी हानि भी जानेंगे क्या क्या हानियां होती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और पांचवा टॉपिक हमारा है पश्च सतह की अवधारणा क्या होती है, तथा छठा टॉपिक हमारा है गतिविधि के प्रकार, यानी कि जो हमारे गतिविधि के प्रकार, जैसे कि दौड़ना होता है, कूदना होता है, फेंकना होता है, ये क्रिया के दौरान किस आखिरकार जो क्रियाएं होती है ना, इनके दौरान क्या क्या कार्यरत के रूप में उपयोग होती हैं, और हमारी जो मांसपेशियां होती है ना, इनके दौरान कैसे वो क्रियाएं होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है जीव यांत्रिकी का क्या अर्थ होता है, यानी कि जो जीव यांत्रिकी होता है ना, इसका अर्थ क्या होता है। जैसे कि इसकी डिफिनेशन है मनुष्य के शरीर का जो होता है एक मशीन के रूप में अध्ययन करना, यानी कि जो मनुष्य है ना, एक हिसाब से जैसे कि एक रोबोट होता है, वो अलग पॉइंट होता है, वो मेमोरी के अकॉर्डिंग चलता है, कि मनुष्य के अकॉर्डिंग वो रोबोट चलता है, ना कि रोबोट के अकॉर्डिंग मनुष्य चलता है। ठीक है, क्योंकि पहले मनुष्य आया, उसके बाद में रोबोट आया, रोबोट को ही मनुष्य ने बनाया है। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर का मशीन के रूप में अध्ययन करना, तथा शरीर की गति को प्रभावित करने वाले, जो शरीर की गति है ना, इसके अंतर्गत प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाहरी, जो आंतरिक होते हैं अंदर से, और जो बाहरी है शक्तियों का अध्ययन करना होता है, उसे ही जीव यांत्रिक कहलाती है। इसका अर्थ क्या है कि जो एक मनुष्य है, ठीक है, उसको बाहर से कुछ ना कुछ अर्जित हो रहा है, और कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से जो अपने आप में, जैसे कि मन के रूप में हो गया, जो अंदर से कुछ ना कुछ उसके उत्पन्न हो रहा है, नई शक्तियां आ रही है, नए विकास हो रहा है उसके शरीर के अंतर्गत, नई नई टेक्नोलॉजी को जान रहा है, वो पहचान रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में वो बाहरी शक्तियां, यानी कि जो बाहर से हमें प्राप्त होती हैं अन्य प्रकार की शक्तियां, तो इसे ही जीव यांत्रिक कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है जीव यांत्रिकी का महत्व क्या होता है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन में पूछ लिया कि जीव यांत्रिकी का क्या अर्थ होता है, जीव यांत्रिकी कोई दो महत्व बताइए। ठीक है, तो आपको ऐसे बताना है जीव यांत्रिकी की कौन कौन से महत्व होते हैं। तो यहाँ पर ढेर सारे हमने महत्व लिखवाए हैं, तो इनमें से आप कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसको लिख भी सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है तकनीकी का चयन तथा उसका विकास करना, यानी कि जो तकनीकी है ना, उसका कहीं ना कहीं से विकास करना, चयन करना। और दूसरा है आधुनिक उपकरणों को बनाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता आना। और तीसरा पॉइंट है नई प्रशिक्षण विधियों को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलना। जो नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं उनको कैसे उत्पन्न किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में अच्छे से जानना। तथा पुनः शक्ति प्राप्ति प्रक्रिया को तेज बनाने में तथा तेज करने में काफ़ी ज़्यादा उपयोग और सहायता मिलता है। ठीक है, और चौथा टॉपिक हमारा है खेल चोटों से बचाव के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायता, यानी कि जो खेल के दौरान या फिर किसी भी क्रिया को करने से पहले कुछ हमें जैसे कि चोटें नॉर्मल से लग जाती हैं, तो उससे बचाव करने के लिए कौन कौन से उपाय होते हैं। ठीक है, और छठा हमारा है खेल कौशलों के विकास में मदद मिलना, यानी कि इसका अर्थ क्या है कि कहीं ना कहीं
खेल जैसे कि हम खेलते हैं तो उसके दौरान कहीं ना कहीं प्रैक्टिस होती है, कुछ ना कुछ इंजरीज हो जाती है, हमें चोट लग जाती है। तो जो क्रियाएं होती है ना उनके अंतर्गत कहीं ना कहीं हमारे अंतर्गत जो क्रियाएं होती है ना उनका विकास करना, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा हमारे शरीर को मदद मिलना, यही हमारी क्रियाएं कहलाती हैं। और सातवां पॉइंट है क्रियाओं के उचित संचालन में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलना, यानी कि जो हमारे अंतर्गत जो क्रियाएं होती हैं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इससे हमारे शरीर का जो संचालन हो रहा है, विकास हो रहा है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करती है, सहायता मिलती है। और आठवां टॉपिक हमारा है लास्ट, खेल प्रदर्शन को बढ़ाने में सहायता प्रदान करना। इसका अर्थ क्या है कि खेल के दौरान जो हम क्रियाएं करते हैं, जैसे कि स्ट्रेचिंग हो गया या कुछ भी हो गया एक्सेट्रा, जैसे कि मान लीजिए कि खेल के दौरान जो क्रियाएं होती है हमें करनी ही चाहिए, जैसे वार्म अप हो गया या फिर स्ट्रेचिंग हो गया, पूरे शरीर को दौड़ना हो गया, मतलब दौड़ लिया तो थोड़ा शरीर जो है काफ़ी ज़्यादा खुल जाता है, तो इसको बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। इसे एज यांत्रिका का महत्व कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें से जैसे कि पेपर में आ जाएगा तो आप लोग इनमें से कुछ भी कोई भी 1 या 2-3 पॉइंट्स कुछ भी लिख सकते हैं इसमें से। ठीक है, जैसे कि 4 पूछ लिया तो 4, इसमें से 4 आप लीजिए, 2 पूछ लिया तो 2 लीजिए। ठीक है, तो इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, थर्ड टॉपिक हमारा है गतिविधियां जो होती हैं उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, यानी जो गतिविधियां होती है ना इसके क्या क्या प्रकार होते हैं और कौन कौन सी होते हैं। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है ये कि गति होता है ना, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, यहाँ तो मैंने गतिविधियां लिख दिया कि कौन कौन से, आखिरकार पूरा क्वेश्चन बना दिया मैंने कि गतिविधियों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। लेकिन हालांकि क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है नॉर्मल से कि गति जो होता है इसके कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन नॉर्मल सा आ सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अंकुचन, फ्लैक्शन, जो गति का पहला हमारा है कि कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हमारा है अंकुचन यानी कि फ्लैक्शन। ठीक है, फ्लैक्शन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार होता क्या है। जैसे कि इस डायग्राम से आप लोग समझ सकते हैं कि जो फ्लैक्शन होता है ना, अपने जो हाथ को, किसी भी हाथ को, जैसे लेफ्ट हो गया या राइट हो गया, किसी भी हाथ को आप उठाएंगे ना और उसके बाद में उसको पीछे करेंगे, उठाएंगे पीछे करेंगे, उठाएंगे पीछे करेंगे, जैसे कि डायग्राम में समझाया है मैंने कि ये जो हाथ आप उठा रहे हैं ना, यहाँ जा रहा है, फिर ऐसे करके यहाँ जा रहा है, तो किस तरीके से ये डायग्राम में बताया गया है कि अपने हाथों को उठाना है, फिर उसी पोजीशन में लाना है, फिर उठाना है, फिर उसी पोजीशन में लाना है, इसे ही फ्लैक्शन तथा अंकुचन कहा जाता है। तो आइए इसके डिफिनेशन पढ़ते हैं, आखिरकार जो डिफिनेशन की क्या है। यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें जोड़ होते हैं, उसके अंतर्गत अस्थियों के बीच का कोण कम हो जाता है, यानी कि जो कहीं ना कहीं हम हाथ को उठाते हैं तो उसकी जो कोण होता है ना उसको कहीं ना कहीं कम हो जाता है। जैसे कि आप हाथ को उठा रहे हैं तो ये मुड़ जाता है हल्का फुल्का, तो कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत जो कमियां आती हैं वही होता है। ठीक है, तो यहाँ हमेशा फ्रंटल अंश पर होती है, यानी कि जो फ्रंट होते हैं ना आगे दिखाई देते हैं हमें बिल्कुल सेम टू सेम कि किस तरीके से हमारे जो कोण होता है, अंश होता है, वो किस तरीके से फ्रंटल के रूप में जो सामने दिख रहा है वो किस तरीके से कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कोहनी को मोड़ना, यानी कि जो कोहनी को मोड़ रहे हैं ना, अपने हाथ को, ऐसे हमारा हाथ है तो हम अपने हाथ को ऐसे मोड़ेंगे, कहीं ना कहीं एक हिसाब से जो उसका फ्रंटल है ना, फ्रंटल अंश जो होता है, माध्य जो इसका बीच का होता है, कहीं ना कहीं मुड़ना शुरू हो जाता है, तो इसे ही मुख्य रूप से फ्लैक्शन या फिर अंकुचन कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला हमारा है एक्सटेंशन यानी कि विस्तारण, यानी कि ये विस्तारण क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, जैसे कि एक्सटेंशन का डायग्राम हमारा ये वाला है कि किस तरीके से आखिरकार अपने हाथ को हम पीछे की तरफ फेंक रहे हैं, जैसे कि आगे की तरफ एक्सटेंशन इसे कहते हैं, विस्तारण, किस तरीके से हमारे हाथ का जो पीछे की तरफ विस्तारण हो रहा है, उसका विकास हो रहा है और किस तरीके से हम अपने हाथ को पीछे की तरफ फेंक रहे हैं, तो इसके बारे में यही है। ठीक है, एक्सटेंशन का अर्थ यही है कि किस तरीके से हम अपने हाथों को फेंक रहे हैं पीछे की ओर, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दर्शाया गया है पीछे की तरफ। ठीक है, ये वाला हाथ, ठीक है, लेफ्ट साइड का। तो इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं एक बार क्या होता है। जैसे कि पैरों को, और जैसे कि हमने अपना जो लेफ्ट हैंड है वो पीछे की ओर ढकेला, उसके बाद में जो हमारा जो राइट पैर है वो आगे ढकेला, तो इसे ही एक्सटेंशन कहा जाता है, विस्तारण कहा जाता है। इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं। यहाँ वह प्रक्रिया होती है जिसमें जोड़ में शामिल अस्थियों के बीच का कोण होता है। ठीक है, इसमें अंतर्गत कहीं ना कहीं एक हिसाब से कोण बन जाता है। ठीक है, इसके बीच में, उसके बाद में जैसे कि ये हाथ में है, इसके बीच में एक कोण बन रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद में वो बढ़ता रहता है और यह प्रक्रिया भी फ्रंटल अंश पर ही कहीं ना कहीं स्थित होती है, जो कि इसके अंतर्गत शामिल होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के लिए
कोहनी, जो कोहनी होती है ना, अपने जो कोहनी होती है इनको मुड़ी हुई स्थिति में वापस सीधे करना, यानी कि जो मुड़ी हुई कोहनी होती है, जैसे कि हमने पहले क्या किया, फ्लेक्शन किया, फ्लेक्शन करने के बाद हमारी जो कोहनी है थोड़ी सी मुड़ गई हल्की सी, उसके बाद में हम एक्सटेंशन करेंगे यानी कि विस्तारण करेंगे। पहले हमने उसको अंकुचन किया यानी कि मिलाया, कहीं ना कहीं सिकोड़ा, उसके बाद में उसका विस्तारण किया यानी कि उसको फिर से खोल दिया, अंकुचन विस्तारण, अंकुचन विस्तारण, जिससे कि ये प्रक्रिया चलती रहती है। और यह कोहनी का फॉर एग्जाम्पल के लिए यही है कि वापस से सीधा कर देना ही विस्तारण कहलाता है। आगे देखते हैं, अगला हमारा थर्ड है एडक्शन यानी कि अपवर्तन। अपवर्तन के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार जो ये अपवर्तन है ये है क्या, ठीक है। जैसे कि एडक्शन, फिर से अपने हाथों को सीधे ऊपर की ओर उठाना होता है। एडक्शन के रूप में ये डायग्राम दिया गया है, ठीक है। इसकी डिफिनेशन क्या है एक बार जान लेते हैं। इस प्रक्रिया में हमारे शरीर का क्रियाशील भाग शरीर की माध्य रेखा से दूर हो जाती है। इसका अर्थ क्या है कि जो माध्य रेखा है ना हमारे शरीर की, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाती है और यह कार्य हमेशा फ्रंटल प्लान या फिर अंश पर चलता रहता है। यानी कि इस प्रक्रिया में हमारा शरीर का जो क्रियाशील भाग होता है ना, जो काम करता ही रहता है हमेशा, जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, ठीक है, मुंह भी मतलब मान लीजिए, लेकिन हाथ और पैर जो होता है यहाँ ही कोण मुख्य रूप से बनता है, ठीक है। तो ये कार्य हमेशा चलता रहता है और ये फ्रंटल के रूप में होता है, फ्रंटल अंश के रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के लिए अपने हाथ को सीधा रखकर कंधे की ऊपर के साथ उठाना। इसका अर्थ क्या है कि अपना आप सीधे खड़े हो जाइए, खड़े हो जाने के बाद अपने हाथों को सीधे की तरफ रखना है ताकि जो हाथ है ना आपके कंधे के बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, उसे मुख्य रूप से एडक्शन तथा अपवर्तन कहा जाता है। आगे देखते हैं, इसका फोर्थ टॉपिक है एडक्शन अभिवर्तन। एडक्शन अभिवर्तन, ठीक है। एडक्शन मतलब अभिवर्तन। अभिवर्तन के बारे में जान लीजिए। जो एडक्शन होता है और एडक्शन और अबडक्शन जो होता है ना, उससे मुख्य रूप से सेम ही होता है। अभिवर्तन और अपवर्तन जो होता है मुख्य रूप से सेम ही होता है, बस अपने हाथों को जो एडक्शन में होता है थोड़ा सा टेढ़ा साइड उठाना पड़ता है और जो एडक्शन में होता है थोड़ा सा सीधे साइड में उठाना पड़ता है। जैसे कि ये डायग्राम में देखिए, इस साइड थोड़ा इन्होंने ऐसे स्क्रॉल करके किया और ये वाला हैंड जो है एकदम सीधे खड़ा किया, सीधे मतलब इस तरीके से फेंकने की उन्होंने कोशिश की है। इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं क्या होता है। यहाँ गति अभिवर्तन की शरीर की बॉडी जो होती है रेखा की ओर होती है तथा यहाँ फ्रंटल प्लान एवं सैजिटल अंश पर होती है। इसका अर्थ क्या है कि आखिरकार जो इनके शरीर का जो कोण बन रहा है ना, ये कहीं ना कहीं इनकी बॉडी जो होती है रेखा की ऊपर होती है और फ्रंटल प्लान यानी फ्रंटल का अर्थ यही होता है कि उसका फ्रंट एक हिसाब से फ्रंट बन रहा है। फ्रंट मतलब सामने वाला हाथ जो होता है उसे ये बन रहा है, ठीक है, वही बन रहा है, जिसे सैजिटल अंश पर होती है। इस गति में शरीर का कोई अंग शरीर के माध्य रेखा से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा के पास लाया जाता है, जिससे कि ये जो एडक्शन जो होता है, अभिवर्तन जो होता है, वो क्रिया हो सके। इसे मुख्य रूप से एडक्शन अभिवर्तन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कंधों से ऊपर है, इसका अर्थ क्या है, कंधों से ऊपर अपने हाथ को करना है, उसके बाद में उठे सीधे यानी कि उठने के बाद सीधे हाथों को नीचे की ओर लाना है। यानी कि जो हाथ आपने उठाया है ना, बैठकर हो या फिर खड़े होकर हो, उसको वापस सीधे ले आना है। इसे मुख्य रूप से एडक्शन या फिर अभिवर्तन कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक है न्यूटन की गति के नियम एवं खेल कूद में इनका क्या, या आखिरकार जो उनका है ना, उनका किस तरीके से उपयोग किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि पहला हमारा है न्यूटन का प्रथम नियम यानी कि जड़त्व का नियम। इसको हम जड़ता का नियम भी कहा जाता है, उसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो आइए पहला हम नियम जान लेते हैं कि आखिरकार है क्या ये, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम से भी आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि आखिरकार किस तरीके से ये जड़त्व का नियम होता है। फॉर एग्जाम्पल से अगर आप कोई भी चीज़ को समझते हैं तो काफ़ी जल्दी वो चीज़ समझ आ जाती है, इसलिए मैंने ये डायग्राम लिया है कि आप लोगों के लिए आखिरकार जो जड़त्व का नियम होता है ना, किस तरीके से होता है और ये है क्या, ठीक है। पहला जड़त्व का नियम, यहाँ गति का पहला नियम है, ठीक है। न्यूटन के गति का पहला नियम है, यहाँ एक स्थिर वस्तु तब तक स्थिर अवस्था में रहती है। यानी कि कोई भी आप गिलास रख दीजिए या फिर बेंच हो, कुछ भी हो, बेंच के ऊपर गिलास हो, गिलास के ऊपर कागज हो, कागज के ऊपर अगर सिक्का हो, कोई कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिया एक गिलास है, गिलास के ऊपर एक पेपर है, ठीक है, पेपर के ऊपर मैंने एक रखा है सिक्का, ठीक है। इसका कहने का अर्थ यह है कि यहाँ एक स्थिर अवस्था तब तक स्थिर अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इसे ही जड़त्व का पहला नियम कहा जाता है। यानी कि ये जो नियम है ना, बहुत ही आसान नियम है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने इमेज निकल लिया ना कुछ भी माइंड में,
एक स्थिर अवस्था है। अगर जब तक हम उस पर कोई भारी बल नहीं लगाएंगे तो वो जो अवस्था है, जो स्थिर वस्तु है, उस पर कोई भारी बल अगर हम नहीं लगाएंगे तो वो जो वस्तु है वो हटेगी नहीं वहाँ से, उसका कोई कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा उसका। ठीक है, तो इसका यही है कि जड़त्व का नियम, इसे ही मुख्य रूप से जड़त्व का नियम कहा जाता है, यानी कि न्यूटन का पहला नियम हमारा है जड़त्व का नियम। ठीक है, किसी भी वस्तु को अगर हम तब तक नहीं छुएंगे जब तक अगर उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है, इसे मुख्य रूप से जड़त्व का पहला नियम कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्प्रिंट दौड़ बहुत ज़्यादा तेज होती है, तथा कुश्ती, बैट लिफ्टिंग आदेश के अंतर्गत आते हैं। इसका अंतर क्या है कि ये जो क्रियाएं होती है ना सारी, कि फट से कार्य करना, यानी कि बहुत ज़्यादा तेजी से कार्य करना, इसे मुख्य रूप से जड़त्व का पहला नियम या फिर जड़ता का पहला नियम कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला हमारा है दूसरा द्वितीय नियम, यानी कि न्यूटन का दूसरा नियम, त्वरण का नियम। इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर का जो त्वरण का नियम है यह है क्या। गति का दूसरा नियम, यहाँ किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण है उस पर प्रहार करने वाली शक्ति के समानुपाती होती है। इसका अर्थ क्या है कि जैसे कि एक बॉल है, ठीक है, समानुपाती होती है। एक बॉल होती है, एक बॉल को मान लीजिए कि आप भी फेंक रहे हैं, उसके बाद में एक दूसरा व्यक्ति भी फेंक रहा है, तो एक हिसाब से वो भी फेंक रहा है, तुम भी फेंक रहे हो, तो समानुपाती के हिसाब से कहीं ना कहीं बल लगती है। जैसे कि एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति को धक्का दे रहा है हाथों के द्वारा, तो वो भी अपनी तरफ से धक्का दे रहा है और मैं भी अपनी तरफ से धक्का दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं एक हिसाब से समानुपाती इक्वली लग रहा है ना, कहीं ना कहीं एक हिसाब से। तो इसे मुख्य रूप से न्यूटन का दूसरा नियम कहा जाता है, जिसे हम त्वरण का नियम कहते हैं, जो कि यहाँ किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण तब तक प्रभाव करने लगती है, तब तक उसकी शक्ति जो होती है समानुपाती के रूप में कार्य करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण के लिए, यदि दो अलग अलग बाहरी जो व्यक्ति होते हैं ना, वस्तुओं को अगर हम जैसे कि दोष शक्तियाँ लगाई जाएं, यानी कि जो दो व्यक्ति हैं उनको अलग अलग शक्तियाँ लगाई जाती हैं, तो जब तक वह हल्की होगी वह तीर के रूप में चलने लगेगी और वह भारी वस्तु काफ़ी ज़्यादा हल्के चलने लगेगी। इसका अर्थ क्या है कि आखिरकार जो हल्की वस्तु होगी ना वो काफ़ी ज़्यादा फट से आगे की ओर बहने लगेगी, चलने लगेगी, और जो भारी वस्तु है काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा इसमें चलने के लिए। ये सारी जो क्रियाएँ होती हैं इसके अनुसार चलती रहती हैं। ठीक है, तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है तृतीय नियम, यानी कि न्यूटन का तृतीय नियम, जिसे हम प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। मुख्य रूप से ये होता है 9th और 10th में ये तीनों नियम आपने पढ़ा ही होगा साइंस की बुक में। ठीक है, तो आपको शायद थोड़ा बहुत ध्यान हो कि आखिरकार जो नियम है ये है क्या क्या। जो तीसरा नियम हमारा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे कि गांव में आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि जो नाव होता है ना, नाविक होता है, किस तरीके से आखिरकार जो नाव होता है उसको कैसे चलाता है, ठीक है, किस तरीके से आखिरकार उसको गुलछा होता है तो किस तरीके से वो पानी को ढकेलता है, ताकि नाव जो होता है कि जितना भी तेजी से हम उस चंबू को सही से चलाएंगे, मारेंगे ना, उसी के स्पीड से ही हमारा जो नाविक है ना, नाव है ना, उसी तरीके से बढ़ता रहेगा स्पीड से। तो यही होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि कुछ हम क्रिया कर रहे हैं उसके प्रति कुछ हमें प्रतिक्रिया मिल रही है। ठीक है, जैसे कि हम बॉल को दीवार में मारेंगे, तो फॉर एग्जांपल के लिए बॉल को दीवार में हम मारेंगे, उसके बाद में दीवार का जो होता है पोर्शन वापस हमारे पास वो बॉल वापस आ जाएगा। तो यही है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नाव जो होता है, नाव का चब्बू होता है ये, तो किस तरीके से वो मार रहे हैं और जो इनकी नाव जो है वो आगे की तरफ काफ़ी ज़्यादा जा रही है और बह रही है आगे। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन जान लेते हैं क्या है। यहाँ गति का तीसरा नियम है। यहाँ प्रत्येक क्रिया के हमेशा बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती रहती है। यहाँ क्रिया के दौरान हमेशा प्रतिक्रिया होती रहती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, जिस तरीके से एक नाविक होता है उसके अंतर्गत चप्पू होता है, उसको चलाता रहता है और पानी के पीछे धक्का देता रहता है, उसी तरीके से जो नाव होता है ना उतनी ही तेजी से आगे की ओर बढ़ता रहता है, पुश करती रहती हैं। यही होता है तृतीय नियम, यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम यही है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसे मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा जो ये पॉइंट है इम्पोर्टेंट हमारे लिए है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, क्योंकि ऐसे ही 2 नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए सहायता समझाइए कि आखिरकार न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, पहला नियम क्या है, फॉर एग्जांपल के साथ 3 नंबर क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा है घर्षण और खेल कूद, यानी कि जो घर्षण है ना ये क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं
और जो खेल कूद में किस तरीके से इनके अंतर्गत शामिल होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आखिरकार क्या है एक बार जान लेते हैं, घर्षण और खेल कूद। ठीक है, यांत्रिक घर्षण, यानी कि जो घर्षण होता है ना मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, यांत्रिक घर्षण, उसके बाद में आ जाता है हमारा द्रव्य घर्षण। यांत्रिक घर्षण क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और द्रव्य घर्षण क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा यांत्रिक घर्षण आ जाता है ना, इसके अंतर्गत भी 2, 3, 4 प्रकार की हमारी होती हैं, जैसे कि स्थिर घर्षण क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में गतिशील घर्षण क्या होता है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि साइक्लिंग घर्षण क्या होता है, स्लाइडिंग घर्षण क्या होता है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे रोलिंग, जो रोलिंग होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार ये कौन सा घर्षण होता है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम डिफाइन करके सही से पढ़ते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार जो घर्षण होता है ना, इसमें जो हमारा खेल कूद होता है किस तरीके से मिला जुला हुआ एक भाग होता है, किस तरीके से इंक्लूडेड होता है, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। घर्षण बल, जो घर्षण बल होता है ना, जो तब तक पैदा होता है जब दो वस्तुओं के सतह आपस में संपर्क में आते हैं और उनके बीच या तो संप्रेषण गति हो रही होती है या होने का प्रयास हो रही होती है, तथा इसे घर्षण बल हमेशा क्रिया के विपरीत दिशा में कार्य करती हैं। यानी कि इसका अर्थ क्या है कि जैसे कि दो वस्तु हैं, ठीक है, जैसे कि दो बेंच हमने रख दिया, तो किस तरीके से हम किसी भी जैसे कि पहले बेंच को हम खींचते हैं, उसके बाद दूसरे बेंच को भी खींचते हैं। ठीक है, तो एक साथ समानुपाती एक दूसरे की दिखती हैं। ठीक है, सामने, उसके बाद में आपस में किस तरीके से ये संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रख दिया जाता है उनको साथ में, और उसके बाद में दोनों को एक साथ में घसीटा जाता है, आगे पीछे किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक हिसाब से ये वस्तु जो होती है ना, तो उनके बीच में जो संप्रेषण होता है ना, संप्रेषण गति जो होती है उत्पन्न होती है, और यहाँ धीरे धीरे जो होती है ना प्रयास करती हैं, संप्रेषण करने का प्रयास करती हैं, हिलते डुलती हैं। ठीक है, इसको ही जो मुख्य रूप से होती है इसके ही दिशा के रूप में कार्य करती है, इसे एक घर्षण है कहा जाता है। जो दो वस्तु के संपर्क में आती है और धीरे धीरे घर्षण होने लगती है, इसे मुख्य रूप से घर्षण कहा जाता है। जैसे कि घर्षण के प्रकार, जो घर्षण के प्रकार होते हैं ना, मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। यांत्रिक घर्षण हो गया, द्रव्य घर्षण हो गया, स्थिर घर्षण हो गया, गतिशील घर्षण हो गया, स्लाइडिंग घर्षण हो गया और रोलिंग घर्षण हो गया। ठीक है, तो आइए एक एक करके डिफाइन करके सीधा पढ़ते हैं, सही से जानते हैं कि आखिरकार है क्या ये। तो तीसरा है स्थिर घर्षण, यानी कि जो स्थिर घर्षण है यह है क्या। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ यह है कि जैसे कि डायग्राम से भी आप लोग समझ सकते हैं कि स्थिर घर्षण है क्या। किसी भी भारी वस्तु जैसे अलमारी हो गया, बेंच हो गया, टेबल हो गया, या फिर किसी भी जैसे फ्रिज हो गया, किसी भी चीज़ को हम आगे से पीछे करते हैं या फिर दाएं से बाएं कहीं भी कुछ भी करते हैं, उसको हिलाते भी हैं, तो कहीं ना कहीं एक हिसाब से उसके अंतर्गत जो होती है ना घर्षण पैदा होती है। ठीक है, जमीन तल का और सीधा उसका जो होता है, दोनों का घर्षण के रूप में जो दो वस्तुओं का मिलना ही मुख्य रूप से घर्षण कहलाती है। ठीक है, तो स्थिर घर्षण जान लेते हैं क्या होता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर बढ़ना शुरू कर देती है या फिर आगे बढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन वस्तु गति अभी प्रारंभ ना हुई हो, तो इसे मुख्य रूप से घर्षण कहा जाता है, जिसे हम स्थिर घर्षण कहते हैं। यानी कि जो वस्तु होती है ना, जैसे कि जमीन तल से हमने शुरू किया, उसके बाद में उसका जो है एक टेबल, मान लीजिए टेबल है, तो उसका किस तरीके से दोनों के संपर्क में वो आ रही है और किस तरीके से जो घर्षण है ना वो पैदा हो रहा है उसके अंतर्गत, तो इसे मुख्य रूप से स्थिर घर्षण कहा जाता है। उदाहरण के लिए दौड़ने की प्रारंभिक स्थिति, यानी कि जो दौड़ने की प्रारंभिक स्थिति है, किस तरीके से हम दौड़ते हैं और किस तरीके से हमारा जो दौड़ते वक्त आवाज़ आता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए यही है। आगे देखते हैं, अगला हमारा है 4th पॉइंट, गतिशील घर्षण। गतिशील घर्षण, इसका अर्थ क्या है कि गतिशील, गति से ही गतिशील है। गतिशील घर्षण किसे कहते हैं, यानी कि जो हम बल लगाते हैं किसी भी वस्तु पे, बल किस तरीके से लगता है। ठीक है, और गति कहाँ जा रही है, किस तरीके से हो रही है। जब एक वस्तु, यानी कि जो एक वस्तु है ना, दूसरे वस्तु की सतह पर वास्तविक रूप से चलना शुरू करती है, यानी कि जो वास्तविक रूप से चलना दौड़ना शुरू करती है, तो उसे गतिशील घर्षण कहा जाता है। यानी कि चलती रहती है हमेशा, जैसे कि मशीनरी हो गई, बड़ी फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो मशीनरीज होती है ना कैसे वर्क करती हैं, किस तरीके से वो रहती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में ही फॉर एग्जाम्पल के लिए है। उदाहरण के लिए जैसे कि जो गेंद होता है ना, किस तरीके से चलता रहता है, लुढ़क कर कहीं ना कहीं रुक जाता है, उसके बाद में तब तक वह घर्षण है, बल लगता रहता है और वह गतिशील घर्षण है
बल कहलाता है, यानी कि गतिशील घर्षण बल, यानी कि बॉल को मैच के दौरान बॉल को आपने देखा होगा कि घास में किस तरीके से रुक जाता है और किस तरीके से धीरे धीरे घर्षण करता है फिर वो रुक जाता है। इस अवस्था में एक पॉइंट होता है जो कि वो एक स्थिर अवस्था में आ जाता है, इसे मुख्य रूप से गतिशील घर्षण कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा है स्लाइडिंग घर्षण, यानी जो स्लाइडिंग घर्षण है किस तरीके से, जैसे कि स्लाइडिंग करते समय जैसे बर्फ़ हो गया, बर्फ़ पे आप स्लाइडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे किस तरीके से घर्षण जो हो रहा है पैदा हो रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक ऐसे ही मतलब डायग्राम रख दिया मैंने कि एक मान लीजिए कुर्सी है, टेबल है, तो ये के हिसाब से ये मान लीजिए सीढ़ियाँ, तो किस इक्वल वाली सीढ़ियाँ, तो किस तरीके से उसके ऊपर से अगर वस्तु को छोड़ दिया जाता है तो किस तरीके से घर्षण बल आ जाता है, स्लाइडिंग कर रहा है, स्लाइडिंग करते हुए, ठीक है। जब एक वस्तु वास्तव में दूसरी वस्तु की सतह पर सरकने लगती है तो उसे स्लाइडिंग घर्षण कहा जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए डिब्बे को गाड़ी पर चढ़ाना, यानी जो डिब्बे को गाड़ी के ऊपर चढ़ाते हैं हम तो स्लाइडिंग के रूप में चढ़ाते हैं, एकदम धक्का देते हैं तेज से, तो किस तरीके से वो स्लाइडिंग करता है और कैसी अजीब सी आवाज़ आती है, इसे मुख्य रूप से स्लाइडिंग कहा जाता है, स्लाइडिंग घर्षण कहा जाता है। अगला पॉइंट हमारा है रोलिंग घर्षण, यानी कि रोलिंग किस तरीके से रोल, यानी कि जो बॉल है ना, एक फॉर एग्जांपल के लिए एक और आ गया, बॉल को हिट करता है, जैसे कि एक खिलाड़ी होता है ना, बॉल को हिट करता है तो इसके दौरान जो घर्षण बल होता है ना, किस तरीके से रोल करते हुए जो होता है उसे एक हिसाब से पॉइंट पे जाकर के रुक जाता है, तो इसे मुख्य रूप से रोलिंग घर्षण बल कहा जाता है। इसकी डिफिनेशन जो है, फॉर एग्जांपल के लिए बॉल है, ठीक है, रोलिंग घर्षण, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लटकने लगती है तो उसे रोलिंग घर्षण कहा जाता है, यानी कि जो दूसरी वस्तु है पहली वस्तु के दौरान वो लटकने लगती है तथा लटकने लगती है उसकी सतह पर, ठीक है, जैसे कि सतह पर धीरे धीरे जाकर के उसके बॉल जो है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिया है कि जैसे कि खिलाड़ी है ना, एक बॉल को हिट कर रहा है मैदान में, लुढ़क कर जो होती है बॉल होती है वो रोलिंग घर्षण के कारण रुक जाती है। इसका अर्थ क्या है कि एक खिलाड़ी है, बॉल को उसने हिट किया, उसके बाद में जो बॉल है वो लुढ़क कर मतलब आराम से जाकर के वो बॉल जो है घर्षण की प्रक्रिया के दौरान कहीं ना कहीं वो एक स्थिर अवस्था में आ जाती है, इसे मुख्य रूप से रोलिंग घर्षण कहा जाता है। आगे देखते हैं घर्षण के लाभ तथा हानि क्या क्या हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए कि ये जैसे 4 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि घर्षण क्या है आखिरकार और इसकी कौन कौन सी आखिरकार जो लाभ होती हैं, हानियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार है क्या है, ठीक है। तो जैसे कि पहला हमारा पॉइंट है लाभ, यानी कि लाभ, जो घर्षण होता है ना उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं और क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। पहले हम लाभ को उठाते हैं, ठीक है, जैसे कि वस्तु की स्थिति को बनाए रखना घर्षण, यानी कि जो वस्तु है ना, वस्तु की स्थिति को बनाए रखने के लिए जो घर्षण होता है किसी भी वस्तु की स्थिति को तथा उसका आकार है बनाए रखती है हमेशा। जैसे कि इसका ये लाभ होता है एक हिसाब से कि उस वस्तु की जो स्थिति है उसको बनाए रखता है, वो प्रक्रिया जो होती है चलती रहती है, ठीक है। और दूसरा हमारा है गति में सहायता करना, यानी कि जो गति है ना उसकी सहायता कहीं ना कहीं हिसाब से मिलती है, जैसे कि घर्षण के कारण हम आराम से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, धावक गति के रूप में तेजी से लाने के लिए घर्षण को बढ़ाना होता है, यानी कि हम जब हम दौड़ते हैं तो हमारी धावक यानी कि जो हमारी धड़कनें होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है, उसको बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि स्पाइक्स का उपयोग धावक द्वारा करना होता है, यानी कि, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए ये। और तीसरा पॉइंट हमारा है पकड़ को मजबूत बनाना। ये इसका अर्थ क्या है कि घर्षण के कारण जो खिलाड़ी होता है ना अपने हाथों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अच्छी तरीके से तथा पकड़ को काफ़ी ज़्यादा मजबूती से उसको बना सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो बैडमिंटन जो खिलाड़ी होते हैं किस तरीके से अपने हाथों को रॉकेट के रूप में, जैसे कि रॉकेट की तरह आ रहा है और किस तरीके से चिड़िया आ रहा है तो किस तरीके से उसको पकड़ना है मजबूती से घर्षण के रूप में होता है ये प्रक्रियाएँ, ठीक है। और चौथा पॉइंट हमारा है ताप को कम करना, यानी कि घर्षण के कारण तापमान में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है, ठीक है। तो इसकी हानि जान लेते हैं कि हानि क्या क्या होती हैं। जैसे कि पहला पॉइंट हमारा है वस्तुओं में टूट फूट होना घर्षण के कारण
जैसे कि वस्तु होती है कोई जो होती है टूट फूट जाती हैं, ठीक है, वस्तु में हमेशा टूट फूट होने लगती हैं। इससे बचने के लिए हमें वस्तु के तेल चिकनाई आदि का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हम वस्तु को बचा सके टूटने फूटने से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये है। और दूसरा पॉइंट हमारा है ऊर्जा का नुकसान घर्षण ऊर्जा को ख़त्म कर देते हैं, यानी कि जो घर्षण होती है ना कहीं हिसाब से इसका हानि है बहुत ज़्यादा, कि किस तरीके से वो ख़त्म कर देती है अपनी ऊर्जा को, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारा है गति को कम करना, यानी कि जो गति है ना उसको कम करना, यानी कि रोलर स्टैंडिंग जैसे खेल में घर्षण क्रिया की गति को कम कर देता है। इसके लिए सतह को काफ़ी ज़्यादा चिकना बनाया जाता है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा इसकी हानि और नुकसान ज़्यादा ना हो, ठीक है। और चौथा पॉइंट हमारा है गति को मुश्किल बनाना, यानी कि जो गति है ना उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बनाना, कठिन उपयोग अधिक घर्षण क्रियाओं में शामिल, यानी कि जो इसकी गतिविधियाँ होती हैं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कर देती हैं। यही इसका है एक तरीके से कि जो गति होती है ना कि मुश्किल बनाना, यानी जो उसकी गति होती है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, कभी कभी ज़्यादा कठिनाइयाँ भी उत्पन्न होने लगती हैं, जिसके कारण जो घर्षण क्रियाएँ होती हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा गतिविधियाँ जो होती हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल के दौरान चल पाती हैं। मुश्किल स्थिति होती है यही होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है 8 ये बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम ये भी देखेंगे कौन कौन से आखिरकार जो चैप्टर्स हैं वो क्या क्या हैं आखिरकार, और कौन कौन से चैप्टर्स हमारे रह गए हैं। दो चैप्टर्स और रह गए हैं, तो हम इसको जल्दी क्लियर करवा देंगे, ताकि आप लोग 11-12 को आप लोग का एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। एंड उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि जो चैप्टर हमारा वो अच्छे से कंप्लीट कर ले पूरा, और हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम सीरीज़ भी निकालेंगे कि आखिरकार MCQ क्वेश्चंस की कौन कौन से सीरीज़ हैं, उसके बारे में भी अच्छे से जानेंगे कि आखिरकार कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस की भी एक सीरीज़ निकालेंगे हम कि आखिरकार कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। तो कोशिश ये रहेगी कि एग्ज़ाम के पहले ये कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करवा दें, ठीक है। तो अब जो भी वीडियोस हैं वो भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इकोनॉमिक्स की सारी वीडियोस हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं ऑल टोटल, ठीक है। और अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।